स्वागत है सभी का। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद आज ये पहली कक्षा है हम लोगों की। जो पाठ अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वह है घन एवं घनमूल। क्या है? घन एवं घनमूल। तो इसमें पहला शब्द आता है घन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि घन क्या है। तो घन क्या है? अगर ज्यामिति के आधार पर देखें तो घन की आकृति कुछ इस तरह की होती है ना? घन ऐसा होता है, घनाभ में लंबाई थोड़ी ज्यादा होती है। यानी कि घन मूलता क्या है? वह संरचना जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो, तीनों बराबर। ये तो हो गया ज्यामिति के आधार। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अंकगणित। तो अंकगणित कहता है जब किसी संख्या का उसी संख्या से 3 बार गुणा किया जाए, जब किसी संख्या का उसी संख्या से 3 बार गुणा किया जाए तो जो गुणनफल आता है वह उस संख्या का घन होता है। जैसे हम कहें 2 का घन, तो इसका मतलब हो गया कि 2 की घात 3। और इसका मतलब हो गया 2 की गुणा 3 बार हम 2 से ही कर देंगे। ठीक है? अब इसकी हम गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 2 का घन आ गया 8। ऐसे ही हमने मान लीजिए कहा 3 का घन, या 3 की घात 3। तो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 22। बात समझ में आई? अंग्रेजी में घन को क्या कहते हैं? क्यूब, है ना? और वर्ग को क्या कहते हैं? स्क्वायर, है ना? तो घन क्या हो गया? उसी संख्या से उसी संख्या की अगर हम 3 बार गुणा कर दें तो जो गुणनफल आएगा वह हमारा घन होगा दी गई संख्या का। यहां तक बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत? चलिए अब इसमें थोड़ा सा एक और चीज देखें। जैसे हमने वर्ग में बताया था कि सम संख्या का वर्ग सम और विषम संख्या का वर्ग विषम होता है, बताया था ना? वह रूल इस पर भी लागू रहेगा। सम संख्या का घन सम और विषम संख्या का घन विषम होगा। जैसे 2 का घन 8 है जो कि एक सम संख्या है, जबकि 3 का घन 27 है जो कि एक विषम संख्या है। आगे हम 4 के घन की बात करें तो 64 है जो कि एक सम संख्या है, और 5 जो कि विषम संख्या है उसका घन भी विषम संख्या 125 है ना? तो सम संख्या का घन सम और विषम संख्या का घन विषम होता है। यहां तक बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत? अब अगला पॉइंट, ऐसे ही हमने वर्गमूल में एक नियम पढ़ा था कि चाहे संख्या ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, है ना? चाहे संख्या ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, वर्ग सदैव धनात्मक ही आता है। पढ़ा था ना? -2 गुणे -2 बराबर 4 पढ़ा था। 2 गुणे 2 बराबर 4। तो वर्ग सदैव धनात्मक आता था। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें ये वाला नियम बदल जाएगा। ये वाला नियम बदल जाएगा। इसका नियम क्या होगा? धनात्मक संख्या का घन धनात्मक और ऋणात्मक संख्या का घन ऋणात्मक होता है। बस क्लियर हो गई? कोई दिक्कत? एक पूर्ण संख्या का घन पूर्ण संख्या होता है। ठीक है ना? यहां तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है? अब
जैसा हमने आपको बताया कि घन ज्यामितीय रूप से क्या है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो, है ना। तो उसके बाद अब अगला जो टॉपिक आपकी किताब में दिया गया है वह है घनमूल। क्या है? घनमूल। अब घनमूल क्या होता है? घनमूल क्या है कि दी गई घन संख्या का वह आधार जिससे उसे बार बार या 3 बार गुणा करने पर वह संख्या प्राप्त हुई हो। दी गई संख्या का वह आधार जिससे उस आधार को 3 बार गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो, वह क्या होगा? घनमूल होगा। घन का मूल शब्द पे ध्यान देंगे। मूल माने आधार, जड़ और घन। तो दिए गए घन का जो आधार होगा, जो मूल होगा, वह घनमूल होगा। जैसे 8 का घनमूल 2, 27 का घनमूल 3, 64 का घनमूल 4, 125 का घनमूल। बात समझ में आई? घनमूल क्या हो गया? दिए गए घन का जो मूल है, जो आधार है, वह घनमूल है। और घन क्या है? घात 3 या उस संख्या की 3 बार गुणा की जाए। समझ गए? या ऐसे कह सकते हैं, दी गई संख्या को घातांक में प्रकट करने पर 3 घातांक का आधार जो भी संख्या होगी वह घनमूल होगी। 3 संख्या का घातांक का आधार क्यों? क्योंकि घन की बात कर रहे हैं। अब जैसे 64 है, अगर 64 को खाली हम कह दें कि घातांक का आधार जो होगा वह घनमूल होगा, है ना। तो घातांक का आधार तो भैया जो एक ये भी बन गया और एक ये भी बन गया, बन गया तो आधार। लेकिन ये वाला आधार वर्ग का आधार है, घात 2 का आधार है, और ये वाला आधार घन का आधार है, घात 3 का आधार है। तो जो घन का आधार होगा वह घनमूल होगा, और जो वर्ग का आधार होता है वो घनमूल होता है। उस पर हम लोग चर्चा पहले कर चुके हैं, ठीक है ना। यहां तक क्लियर हुआ? इसके बाद एक गणितज्ञ के बारे में आपकी किताब में लिखा हुआ है, आर्यभट्ट प्रथम। आर्यभट्ट प्रथम ये महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। इन्होंने बहुत सारी गणित में खोजें की। कहा जाता है शून्य की खोज करने वाला कौन था? आर्यभट्ट। इनका जन्म 476 ईस्वी में हुआ। इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम आर्यभट्टीय था। इन्होंने अंकगणित के क्षेत्र में वर्गमूल, घनमूल ज्ञात करने की विधियों का वर्णन किया और गणित और ज्योतिष का विशेष वर्णन किया। इन्होंने त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, जब आप अभी 10th में पहुंचेंगे तब आपको एक नया विषय पढ़ने को मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्री गणित का ही भाग है। तो उसके 33 सूत्र इन्होंने दिए, ठीक है। और आर्यभट्ट ने बहुत पहले सिद्ध कर दिया था कि पृथ्वी सूरज का परिक्रमा करती है। हमने कल लोगों से बहुत लंबी चर्चा की थी परसों। आर्यभट्ट ने बहुत पहले ये बात कही थी कि पृथ्वी सूरज का परिक्रमा करती, तब दूरबीन भी नहीं बनी थी। लेकिन उसके 1100 साल बाद कहा था ना, बोला था ना हमने परसों की, अंग्रेजों ने केवल चोरियां करी, केवल चोरियां। हमारे यहाँ से पढ़ा और अपना बोल दिया कि भैया हमने कराया। तो ऐसे ही उसके 1100 साल बाद 16वीं शताब्दी में कोपरनिकस ने इस चीज को प्रतिपादित किया कि पृथ्वी सूरज का परिक्रमा करती है, जबकि आर्यभट्ट ने उससे 1100 साल पहले बता दिया था। तो आज इतना ही रखेंगे। अभ्यास 3A आप सभी लोग करके लाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो पूछ लेंगे, ठीक है।